आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स चुने थे, जिसमें से ये 7 कैरेक्टर्स हैं हाइट ऑफ द प्लांट, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, शेप ऑफ सीड, पॉड शेप और पॉड कलर। तो इस तरफ जो लिखा हुआ है वो सारा डोमिनेंट कैरेक्टर है और इस तरफ जो लिखा हुआ है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। सो दीज 7 आर द डोमिनेंट कैरेक्टर। व्हाई दे डोमिनेंट, दैट वी विल डिस्क्राइब इन द नेक्स्ट पार्ट। सो टॉल, height of the plant tall and dwarf, position of the flower axial terminal, color of flower violet and white, color of seed yellow green, shape of seed round wrinkled, pod shape inflated constricted and pod color green yellow। तो इसमें से देखने वाली बात यह है कि मेंडल के हिसाब से मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर लिए 7 कैरेक्टर लिए और सातों कैरेक्टर में उन्होंने दो फैक्टर्स चुने, सिर्फ 2। और देखने वाली बात है कि ये जो दोनों फैक्टर्स हैं वो दोनों ही कंट्रास्टिंग फैक्टर्स हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट। एक टॉल है तो दूसरा ड्रॉप है, एक एक्सियल है तो दूसरा टर्मिनल है, मतलब इन बिटवीन कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो हर कैरेक्टर के एक मतलब पेयर में फैक्टर्स थे। एक कैरेक्टर अगर ये है हाइट ऑफ द प्लांट तो उसके पेयर में फैक्टर्स हैं, और वो फैक्टर्स कैसे हैं, वो फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रास्टिंग फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है ऐसा क्रॉस जिसमें कि सिर्फ हम एक कैरेक्टर को कंसिडरेशन में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि टिपिकल एग्जाम्पल है, हमारे बुक में भी दिया हुआ है टॉल एंड ड्रॉफ का। तो टॉल इट कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल टी एंड ड्रॉफ कैन बी डिनोटेड बाय स्मॉल टी। अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम इसको कैपिटल टी या स्मॉल टी क्यों कहते हैं, यहाँ पर हम स्मॉल डी क्यों नहीं कहते। वो बस इसलिए क्योंकि हमें पढ़ने में कन्वीनियंस हो कि डोमिनेंट को हमने कैपिटल से डिनोट किया और जो रिसेसिव है उसको हमने स्मॉल से डिनोट किया। तो जब गैमिट बनेगा तो गैमिट बनने में क्या होता है, हाफ हो जाता है, 50% इसको मिलेगा 50% इसको मिलेगा। तो गैमिट बनने के टाइम में ये जो डिप्लॉयड कैरेक्टर है वो डिप्लॉयड जो है वो हैप्लॉयड हो गया। सो दीज आर द गैमिट्स। एक को मिला एक टी कैपिटल टी और दूसरे को मिला दूसरा कैपिटल टी। सेम हियर इन दिस केस, फॉर एग्जांपल अगर ये मेल कैरेक्टर है और ये फीमेल कैरेक्टर है तो जैसे ये ड्रॉफ है तो ड्रॉफ में भी ड्यूरिंग गैमिट फॉर्मेशन हाफ डिवीजन हो जाएगा। सो हाफ ऑफ देम विल गेट one small t and another one small t. Now after this, after gamete formation there would be fusion. So when capital T and small t fuse with each other, it will be capital T and small t. This is again the diploid stage. तो यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक बात है कि जो F1 जनरेशन है, आपको क्लास 10 में भी पढ़ाया गया होगा, इस F1 जनरेशन में सब के सब यही आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर इसको हम इसके साथ यूनाइट करें तो ये भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि सारे के सारे बनेंगे F1 जनरेशन के कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका अगर फिनोटाइप देखा जाए तो सब के सब क्या आया, टॉल आया। तो फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सारे F1 जनरेशन में टॉल ही क्यों आए, आखिर ड्रॉफ वाला कैरेक्टर गया कहाँ। तो इसके बाद मेंडल ने क्या किया, आपस में सेल्फिंग कर दी। इसको कहते हैं सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब इसी के प्रोडक्ट को आपस में क्रॉस करा दिया गया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी फ्रॉम F1 जनरेशन, ये दोनों किसका है, F1 जनरेशन का। अब अगर इसका गैमिट फॉर्मेशन होता है तो दिस विल कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, अगेन फ्रॉम दिस capital T and small t. Now if capital T and capital T unite together, it will form capital T and capital T. You can see there in this Punnett square also, here I have written the gametes from male gamete and from female gamete. तो ये मेल गैमिट है कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ से लिए, और ये है फीमेल गैमिट, यहाँ से ले रहे हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब कैपिटल टी यूनाइट कर रहा है तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ यूनाइट करेगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है। तो यहाँ पर भी अब नेक्स्ट हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे जैसा मेंडल ने निकाला था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कैपिटल टी ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टॉल है। मीन्स जितने भी जनरेशन आए, जितना भी ऑफ स्प्रिंग आया वो 3:1 के रेशियो में आ रहा है कैरेक्टर। 3 क्या आया, टॉल, और 1 के रेशियो में क्या आ रहा है, ये ड्रॉफ।
तो मेंडल के F1 जनरेशन का जो अगर रिज़ल्ट हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे कि सारे ही जो ऑफ स्प्रिंग आए वो किसी एक पेरेंट की तरह आए और वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। मगर ये F2 जनरेशन है, ये कौन सा जनरेशन है? F2 जनरेशन है। और इस F2 जनरेशन में जो रिज़ल्ट आया है उसका फिनोटाइप कैरेक्टर है 3:1। मगर अगर फिर से अगर हम देखें तो भीतर क्या है, इसका जीनोटाइप कैसा है? तो एक प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल T यानी 1, बाकी दो का है कैपिटल T स्मॉल t यानी 2, और फिर लास्ट एक का है स्मॉल t यानी कि 1। तो जीनोटाइप हो गया 1:2:1। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जो लास्ट F2 जनरेशन का रिजल्ट आता है उसका फिनोटाइप रिजल्ट है 3:1, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ, और जीनोटाइप रिजल्ट क्या है? 1:2:1। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जब हम दो कैरेक्टर को कंसिडरेशन में रखते हैं, यानी दो कैरेक्टर को साथ में क्रॉस कराते हैं। तो बुक का ही एग्जाम्पल यहाँ मैंने भी लिया है। तो दो कैरेक्टर कौन कौन सा, जैसे यहाँ पर से मैंने उठाया शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड, तो ये दो कैरेक्टर लिए गए। तो दो कैरेक्टर से आ गया शेप ऑफ सीड और कलर ऑफ सीड में, तो यहाँ पर हो गया शेप ऑफ सीड यानी राउंड एंड रिंकल्ड, कलर ऑफ सीड में येलो और ग्रीन। तो राउंड और येलो ये कैसा है? ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और रिंकल ग्रीन कैसा है? ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो फिर से इसको हम कैपिटल से सिंबलाइज करते हैं और इसको स्मॉल से सिंबलाइज करते हैं। जो डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल R एंड कैपिटल Y, सेम स्मॉल r, स्मॉल y, y। तो इसका जब गैमेट बनेगा तो इसके पास इतना ही है कैपिटल R कैपिटल Y, तो यहाँ पर भी कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ स्मॉल r स्मॉल y। अब इन दोनों का अगर फ्यूज़न होगा फॉर F1 जनरेशन के लिए तो क्या बनेगा? कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये तो हो गया F1 जनरेशन। अब अगर इस सारे को फ्यूज़ कराया जाता तो सबका रिजल्ट यही आता, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर भी वही केस आया कि ये सबका अगर फिनोटाइप चेक किया जाए तो ये सब के सब क्या आए? राउंड येलो, सब राउंड येलो हैं। तो फिर वही बात हो गई कि आखिर ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो कहाँ गायब हो गया। तो फिर से क्या हुआ, फिर से सेल्फिंग कराई गई। F1 जनरेशन के जितने भी ऑफ स्प्रिंग आए इसको आपस में हम लोग सेल्फिंग करा देते हैं। तो सेल्फिंग कराने के बाद जब सेल्फिंग होगा तो सेल्फिंग होने से पहले क्या होगा? गैमेट बनेगा। तो यहाँ देखते हैं कि इस वाले जो ये एक पेरेंट है उसके कितने गैमेट पॉसिबल गैमेट बन सकते हैं। तो इसके कितने गैमेट बन सकते हैं? ये कैपिटल R जो है वो कैपिटल Y के साथ भी गैमेट बना सकता है, बन गया। कैपिटल R स्मॉल y के साथ भी बना सकता है, ये भी बन गया। स्मॉल r कैपिटल Y के साथ भी आ सकता है, ठीक है, और स्मॉल r स्मॉल y के साथ भी जा सकता है। तो चार तरह के गैमेट इसके बने। तो चार तरह के गैमेट इसके भी बनेंगे, सेम यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। तो चार तरह के गैमेट इसके भी बने। अब इसको अगर हम पनेट स्क्वायर में देखें तो ये मेल के गैमेट्स इधर लिखे हुए हैं सारे और फीमेल के गैमेट इधर लिखे हुए हैं सारे। अगर इसको आपस में फ्यूज़ कराया जाता है तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आएगा, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। अगर इससे पूछा जाए कि इसका फिनोटाइप क्या होगा तो क्या होगा इसका फिनोटाइप? कैपिटल R है इसका मतलब ये राउंड होगा, और कैपिटल Y है तो इसका मतलब ये येलो होगा, यानी कि इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो होंगे। अगर इसको फ्यूज़ कराया जाए तो कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, ठीक है। तो यहाँ पर भी चूँकि ये तो कैपिटल R है इसलिए इसका कैरेक्टर क्या होगा? राउंड, और कैपिटल Y स्मॉल y है तो कैपिटल Y की वजह से इसका कैरेक्टर क्या होगा? येलो, यानी ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, तो कैपिटल R की वजह से राउंड और कैपिटल Y की वजह से येलो, तो ये भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा। इस तरह से सारे पनेट स्क्वायर को अगर देखते जाएं तो फाइनली हमें ये रिजल्ट मिलेगा। अगर हम लास्ट वाले को फिर से देखें, यहाँ देखते हैं स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल y, तो यहाँ पे हो गया स्मॉल r
स्मॉल वाई लास्ट वाले में, और स्मॉल आर का क्या है कैरेक्टर, ये है रिंकल, और स्मॉल वाई ये है ग्रीन। तो फाइनली हमें लास्ट में मिलता है रिंकल ग्रीन। तो अब देखते हैं पूरा फिनोटाइप अगर हम चेक करके देखें इस चेकर बॉक्स में, तो आर वाई कितना आया, मतलब राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9। तो ये अगर ये जो 9 है वो है राउंड येलो, और 3 क्या आया, राउंड ग्रीन, 1 2 3, तो राउंड ग्रीन हमारे पास 3 है। फिर रिंकल्ड येलो 1 2 3, 3 हमारे पास रिंकल्ड येलो है, और लास्ट रिंकल्ड ग्रीन हमारे पास कितना है, 1। तो फिनोटाइप जो बाहर से दिखता है वो इतना हुआ 9:3:3:1, लेकिन अगर इसका जीनोटाइप काउंट किया जाए तो ये आएगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। तो ये इसका जीनोटाइप कैरेक्टर है। तो इस जो क्रॉस हुआ मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस, या और भी जितने भी 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने चुने, इसके हिसाब से मेंडल ने कई सारे क्रॉस किए, कई सारे टेस्ट क्रॉस भी किए, और फिर मेंडल ने 3 लॉ दिए। उन लॉ का नाम क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जैसा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि हर कैरेक्टर के 2 ही फैक्टर हैं, और इस 2 फैक्टर में एक जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। इसको कैसे समझेंगे, इसको इस तरह से समझेंगे कि जैसे कैपिटल टी है, तो ये तो दोनों ही एक ही जैसा कैरेक्टर है। जब एक ही जैसा कैरेक्टर है तो ये अपना कैरेक्टर शो करेगा, मतलब कि ये होंगे टॉल। जब स्मॉल टी है तो ये भी एक ही जैसा है, ये अपना कैरेक्टर शो करेगा ड्वार्फ। लेकिन जब कैपिटल टी और स्मॉल टी है, तब कैपिटल टी की वजह से इस स्मॉल टी का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा, और ये भी अपने आप को शो करेगा टॉल। तो यानी कि ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और ये नहीं कर सकता, ये छुप गया, तो ये है रेसेसिव और ये है डोमिनेंट। तो दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंट विच इज स्टेट बाय मेंडल दैट व्हेन दे आर प्रेजेंट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, द वन विच कैन बी एक्सप्रेस इन प्रेजेंस ऑफ अनदर is called dominant and the another one which is masked is called recessive. अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में भी को भी हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे ये कैपिटल टी है, तो यहाँ पर दोनों के कैरेक्टर ही टॉल हैं, तो ये समझ में नहीं आएगा कि ये आधे आधे निकले या नहीं। उसी तरह स्मॉल टी है, तो इसका भी एक ही तरह का कैरेक्टर है, ये भी पता नहीं चलेगा कि ये आपस में मिक्स हुए, ब्लेंड हुए या नहीं हुए, ये आधे आधे निकले या नहीं। लेकिन जब ये कैरेक्टर है हेटेरोजाइगस कैरेक्टर, तो साफ साफ पता चलता है कि ये आधे आधे निकल गए, आधे उधर चले गए गैमेट बनाने के लिए और आधे उधर चले गए। इसको यहाँ से समझते हैं इस एग्जाम्पल से कि यहाँ जो हमने लिया है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका आपस में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुआ, इनका भी आपस में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं हुआ, ये आधे इधर चले आए और आधे इधर चले आए। इस बात का प्रूफ ये इस तरह से देता है कि अगर इसके साथ किसी भी तरह का ब्लेंडिंग हुआ होता, किसी भी तरह का मिक्सिंग हुआ होता, या कैरेक्टर जो है मिक्स हो गए होते, तो ये जो है टॉल बिल्कुल टॉल एक्सप्रेशन नहीं देता, क्योंकि इसमें जब कैरेक्टर मिक्स हो जाते तो फिर इसमें भी कुछ अलग सा कैरेक्टर नज़र आता। लेकिन ये क्या नज़र आया, टॉल का टॉल नज़र आया, ये क्या नज़र आया, शॉर्ट का शॉर्ट नज़र आया। जबकि ये जो गैमेट है वो बना किससे है, वो बना है हेटेरोजाइगस कंडीशन से। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में होते हुए भी इन दोनों के बीच आपस में कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती है, और ये अलग अलग इंडिपेंडेंटली जो है वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। ठीक है, अब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को हम समझेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस से। यहाँ क्या है, यहाँ हमने स्टार्ट में लिया था कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई और स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई, मगर जब हम F1 जनरेशन तक आते हैं, F1 जनरेशन के बाद जब हम इसको सेल्फिंग कराते हैं, तो ये कैपिटल आर अपने कैपिटल वाई के साथ नहीं हो करके ये स्मॉल वाई के साथ भी हो सकता है। कहने का मतलब है इस आर का इस वाई के साथ किसी भी तरह का डिपेंडेंसी नहीं है, ये आर इस वाई से कोई मतलब नहीं रखता। मतलब ये आर इसके साथ भी अपना गैमेट बना सकता है,
और ये आर इसके साथ भी अपना गैमेट बना सकता है, आपस में इसकी कोई भी ब्लेंडिंग नहीं है। तो दे आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड, ये इसके साथ भी आ सकता है, गैमेट बना सकता है, और ये इसके साथ भी गैमेट बना सकता है जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है तब। ठीक है, अब ये हो गए 3 लॉ मेंडल के। अब आते हैं लिमिटेशंस पे कि इन लॉ के बावजूद भी मेंडल के लॉ में कुछ ना कुछ ड्रॉबैक निकल गया। जैसे पहला है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये कहता है कि ये जो है पूरी तरह से इस पे डोमिनेंट नहीं है। जैसे एग्जांपल में लिया गया आर आर और कैपिटल आर स्मॉल आर, तो क्या हुआ, गैमेट बना कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर यूनाइट होता है कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, और यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका फिनोटाइप एक्सप्रेशन क्या है, रेड, इसका फिनोटाइप एक्सप्रेशन क्या है, वाइट। लेकिन जब ये यूनाइट होता है तो कैपिटल आर होने की वजह से इसको क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया, ये जो है कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। तो जब ये यूनाइट हुआ तो हम मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, जब कैपिटल आर आया है तो इसका कैरेक्टर रेड होना चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि ये हो गया पिंक। ठीक है, और इसका F2 जनरेशन भी अगर हम देखें तो यहाँ पर देखते हैं कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर गैमेट बना रहा है, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर इसका गैमेट, ये कैपिटल आर स्मॉल आर इसका गैमेट। अब इसको आपस में जब क्रॉस कराते हैं F2 जनरेशन के लिए तो यहाँ पर भी वही रिजल्ट आता है कि कैपिटल आर जब एक साथ आया तब तो रेड है, कैपिटल आर जब स्मॉल आर के साथ आ गया तब हो गया पिंक। तो यानी कि ये कैपिटल आर जो है वो स्मॉल आर के ऊपर पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल हम देखेंगे ब्लड ग्रुप से। ब्लड ग्रुप में हम जानते हैं कि आई जीन से जो है वो आई जीन पे 2 फैक्टर होते हैं, फैक्टर ए और फैक्टर बी। तो जब फैक्टर ए है तो ब्लड ग्रुप तो ए होगा, जब बी है तो बी होगा, लेकिन जब ए और बी साथ में है तो फिर ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो हम यहाँ देखते हैं कि ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी। ठीक है, यानी कि ना ए पूरी तरह से डोमिनेंट है ना बी पूरी तरह से डोमिनेंट, दोनों ही इक्वली डोमिनेंट है। ए बी के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, बी ए के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, दोनों इक्वली डोमिनेंट है, और इसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस। लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा है, स्मॉल आई रिसेसिव कैरेक्टर है। तो जब कैपिटल ए है आई ए स्मॉल आई तो ए ब्लड ग्रुप, आई बी स्मॉल आई बी ब्लड ग्रुप, एंड स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप, मतलब ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो ये तो रिसेसिव कैरेक्टर है, लेकिन इन दोनों के बीच कोई भी रिसेसिव नहीं है, ये दोनों ही इक्वली डोमिनेंट है, इसलिए ये केस हो गया कोडोमिनेंस का। नाउ नेक्स्ट देखते हैं मल्टीपल एलील्स। तो मेंडल के हिसाब से क्या था कि हर कैरेक्टर के 2 फैक्टर होते हैं और दोनों ही कंट्रास्टिंग फैक्टर होते हैं, लेकिन ब्लड ग्रुप के केस में हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप ए भी है, बी भी है और रिसेसिव कैरेक्टर ओ भी है, और इन सब से मिल करके टोटल 6 कम्बिनेशंस बनते हैं, जो हमने ऊपर देखा भी। देखिए 1 2 3 4 5 6 कम्बिनेशन बने हैं। तो इस 6 कम्बिनेशन से हमारे पास ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। तो मेंडल ने कहा कि हर कैरेक्टर के 2 ही फैक्टर होते हैं, लेकिन अब क्या आ रहा है कि एक कैरेक्टर में कई सारे एलील्स या कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि विच लॉ इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इन तीनों लॉ में जो मेंडल ने दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अब आप ये बताइए कि इसमें से कौन सा लॉ, ये तो हट गया क्योंकि इसमें हो गया कि जो है ज़रूरी नहीं है कि सारे मतलब कि पूरी तरह से डोमिनेंट और पूरी तरह से रिसेसिव हो, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गया, तो लगता है कि ये लॉ पूरी तरह से काम नहीं कर रहा। उसी तरह से फिर है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में कहा जाता है कि ये जो है आपस में जो है बिना किसी ब्लेंडिंग के, बिना किसी मिक्सिंग के सेग्रीगेट हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होता है, हमने क्लास 11th में पढ़ा है
कि क्रॉसिंग ओवर होता है तो दो जो क्रोमोसोम हैं होमोलोगस क्रोमोसोम वो आपस में ब्लेंड होते हैं, आपस में एक दूसरे का जीन एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि कि जो दो कैरेक्टर अगर कहीं आ रहे हैं एक साथ तो वो दो कैरेक्टर आपस में डिपेंडेंट नहीं है। ये आर जो है इसका वाई के साथ कोई खास लेना देना नहीं है, ये कैपिटल वाई के साथ भी आ सकता है और स्मॉल वाई के साथ भी आ सकता है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या कहा मेंडल ने कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर लिंकेज का टर्म कभी नहीं आता कि जो है आपस में बहुत सारे जीन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो इसको और डिटेल में नहीं जाते हुए आप इसके बारे में थोड़ा पता लगाइए कि विच लॉ इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है।